रामू और राम दुलारी स्टेशन से निकलकर टैक्सी स्टैंड पर आ गए। वहाँ कई टैक्सियां खाली खड़ी थीं। उन्हें कोई खासी परेशानी नहीं थी। स्टेशन से उन्हें सीधा भारतीय सिफारत खाने ही जाना था, जहाँ वो आधी रात को भी चाहें तो जा सकते थे। वो एक खाली टैक्सी में बैठ गए। ड्राइवर को इस्लामाबाद उस सेक्टर में चलने को कहा जहाँ भारत का सिफारत खाना था। दोनों ने सिफारत खाने का नाम भी न लिया। टैक्सी इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ी। रामू ने टैक्सी ड्राइवर को मुतमईन करने के लिए यही बताया कि इस सेक्टर में उसका रिश्तेदार अब्दुर्रहमान अपने साहब की कोठी में खानसामा है, वो उसके पास जा रहे हैं। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरने के बाद जब भारतीय सिफारत खाने वाला सेक्टर आया तो रामू ने एक खास कोठी के बाहर टैक्सी रुकवा ली, उसे किराया देकर रुखसत किया और राम दुलारी को लेकर आगे चलने लगा। उसे और राम दुलारी दोनों को मालूम था कि भारत का सिफारत खाना वहाँ से 4-5 कोठियां छोड़कर है। भारत के सिफारत खाने के बाहर आकर रुक गए। बाहर गार्ड पहरे पर खड़ा था। रामू ने कागज की चिट पर एक खास नंबर लिखकर गार्ड को दिया और कहा, ये अंदर ड्यूटी ऑफिसर को दे दे। गार्ड ने चिट सिफारत खाने के बंद आहनी दरवाजे के अंदर एक और गार्ड को दे दी। वो उसे लेकर ड्यूटी ऑफिसर के कमरे में चला गया जो वहां से करीब ही था। दूसरे ही लम्हे ड्यूटी रूम से गेट पर फोन आया कि जो आदमी आया है उसे भेज दिया जाए। गेट का छोटा दरवाजा खोल दिया गया। रामू और राम दुलारी गेट में से सिफारत खाने में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही राम दुलारी ने चेहरे पर से नकाब उलट दिया। ड्यूटी ऑफिसर इस दौरान अंदर प्रेस अटैची को फोन करके रामू और राम दुलारी का नंबर बता चुका था। प्रेस अटैची ने हिदायत की थी कि इन दोनों को अगर कोई इमरजेंसी न हो तो गेस्ट हाउस में ठहरा दिया जाए। ड्यूटी ऑफिसर ने रामू से पूछा, कोई खास इमरजेंसी तो नहीं है? मेरा मतलब है क्या प्रेस अटैची साहब से इस वक्त मिलना जरूरी है? रामू ने कहा, इतना जरूरी भी नहीं है, सुबह मिल लेंगे। भारतीय सिफारत खाने पहुंचने के बाद रामू और दुलारी बेफिक्र हो गए थे। ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, फिर आप गेस्ट हाउस में आराम करें, अटैची साहब सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। रात उन दोनों ने गेस्ट हाउस में गुजारी। सुबह प्रेस अटैची खुद ही उनके पास आ गया। हम इस हिंदू प्रेस अटैची का नाम नहीं लिखेंगे, आप उसे शर्मा जी कह सकते हैं। शर्मा जी रामू और दुलारी को जानते भी थे और उनके कारनामों और उनके दहशतगर्दी के मिशन से वाकिफ भी थे। रामू ने शर्मा को बताया कि उनके लाहौर वाले दोनों खुफिया ठिकानों पर पुलिस कमांडोज ने छापा मारकर उनके बाकी सारे आदमियों को मुकुंद लाल समेत हलाक कर डाला है। प्रेस अटैची ने कहा, हमें इस वाक़े की सारी इत्तला मिल चुकी है और हमने अखबारों में छुपी हुई राम दुलारी की फोटो भी देख ली है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? रामू ने कहा, हम पिंडी इसलिए आए हैं कि अपने यहाँ के बॉस को रिपोर्ट करें और आगे के प्रोग्राम के बारे में हिदायत लें। प्रेस अटैची शर्मा ने कहा, राम दुलारी की फोटो मुल्क के तमाम अखबारों में छप गई है, इसे सिफारत खाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। बेहतर है कि तुम दोनों पूरा दिन इसी कमरे में गुजारो। रात का अंधेरा होते ही तुम्हें तुम्हारे बॉस शिवाजी के खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। वो सारा दिन रामू और राम दुलारी ने भारतीय सिफारत खाने में गुजारा। रात के 11 बजे के करीब उन्हें एक बंद गाड़ी में बिठाकर दहशतगर्दों के बॉस और रॉ के स्पेशल एजेंट और तखरीबकार शिवाजी के खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। शिवाजी ने इन दोनों को देखकर कहा, मुझे गंगू और मुकुंद लाल की मौत का अफसोस है। जमुना दास को तुम लोगों ने ऐन वक्त पर हलाक किया। अगर वो जिंदा रहता तो पुलिस कमांडो की पूछगिछ के दौरान वो उन्हें हमारा यहाँ पिंडी का खुफिया ठिकाना भी बता देता। मैं जानता हूँ वो जरा सा तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रामू ने शिवाजी से पूछा, अब हमारे बारे में क्या हुक्म है? शिवाजी कहने लगे, तुम लोगों की सारी रिपोर्ट मुझे मिल गई थी, मैंने उसे नई दिल्ली भेजा है, उनके जवाब का इंतजार है। अगर उन्होंने तुम्हें वापस बुला लिया तो तुम्हें उसी वक्त वापस भारत भेज दिया जाएगा। जब तक वहाँ से कोई इत्तला नहीं आती तुम्हें यहीं ठहरना होगा। राम दुलारी ने पूछा, यहाँ हमारी कार्रवाइयों की क्या पोजीशन है? शिवाजी ने कहा, लाहौर में तुम लोगों के खुफिया ठिकाने पर पुलिस कमांडो के कामयाब छापों और हमारे इतने सारे आदमियों के मारे जाने के बाद हमने यहाँ कुछ देर के लिए अपनी कार्रवाइयाँ रोक दी हैं। वैसे भी हमारा असल काम पाकिस्तान में अपने आदमियों से राब्ता कायम रखना है, हम धमाके वगैरह कम ही करते हैं। फिर उसने राम दुलारी से कहा, राम दुलारी, अखबारों में तुम्हारी फोटो आ गई है और तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर कर दिया गया है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहीं रहो। अगर किसी जरूरत की वजह से बाहर निकलना भी पड़े तो बुर्का ओढ़कर मुसलमान औरत बनकर निकलना। भारतीय दहशतगर्द रामू और राम दुलारी को हम उनके रावलपिंडी वाले खुफिया ठिकाने पर छोड़ने के बाद कुछ देर के लिए वापस अपने शेर दिल मुजाहिद कमांडो शेर खान की तरफ जाते हैं। शेर खान अपने कमांडिंग ऑफिसर के हुक्म के मुताबिक रावलपिंडी में तंजीम के चीफ से मुलाकात करने रावलपिंडी पहुंच चुका था। वो उनके सादा से ऑफिस में उनसे मिला। शरई दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले तंजीम के चीफ ने शेर खान को गले लगाया और अपने पास दरी पर बिठा लिया। चीफ अपने सादा ऑफिस में दरी पर दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। ये इस्लाम की हकीकी मुजाहिदाना स्पिरिट के साथ इस्लाम, पाकिस्तान और आजादी कश्मीर के लिए जिहाद कर रहे थे। इनका ऑफिस अगरचे सादगी का मुरक्का था, लेकिन साथ वाले कमरे में जदीद तरीन साइंसी आलात भी मौजूद थे जिनके जरिए वो अपने कश्मीर के महाज पर जिहाद करते थे, मुजाहिदीन के साथ राब्ता पैदा कर सकते थे। शेर खान ने चीफ से कहा, मुझे सीओ साहब ने बताया है कि आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, मैं इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ ने कहा, शेर खान, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को तुम्हारी मुजाहिदाना कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
तुम लोगों ने वहाँ पाकिस्तान के दुश्मन भारत के दहशत गर्दों को हलाक करके और उनके खुफिया ठिकानों को तबाह करके सही मुजाहिदाना स्पिरिट का मुजाहरा किया है। दुश्मन मजीद दहशत गर्द भेजेगा, लेकिन हम इंशाअल्लाह उन्हें भी जहन्नम में पहुंचाकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। शेर खान ने कहा, इंशाअल्लाह। चीफ ने थोड़ा सा तौक़ुफ़ करने के बाद कहा, यहाँ भी हमारी इत्तला के मुताबिक भारत के दहशत गर्दों का एक छोटा गिरोह किसी जगह रूपोश है, लेकिन हमारी एक और इत्तला के मुताबिक ये गिरोह एक दूसरे से राब्ता कायम रखने का काम करता है, लेकिन हम इस गिरोह के खुफिया ठिकाने का खोज लगा रहे हैं। बहुत जल्द इस खुफिया ठिकाने को भी तबाह करके काफिरों को जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा। ये हमसे बच नहीं सकते। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है, मगर सबसे पहले चाय की एक एक प्याली पी ली जाए। एक मुजाहिद चाय की ट्रे उनके दरमियान रख कर चला गया। चाय के साथ एक प्लेट में सादा से रस थे। चीफ ने खुद चैनक में से चाय प्याली में डालकर शेर खान को दी, फिर अपनी प्याली में चाय डाली और एक दो घूंट लेने के बाद प्याली रख दी और शेर खान से कहा, शेर खान, ये एक हकीकत है कि भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है। वहाँ की आवाम से हमें कोई सरोकार नहीं। हम भारत की हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं और उनकी पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों की बात करते हैं। क़याम पाकिस्तान के साथ ही भारतीय हुकूमत ने बाहर के मुल्कों से धड़ाधड़ असलहा खरीदना शुरू कर दिया था। जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर सामने आया है, भारत ने भी अपनी एटमी ताकत बढ़ाने की रफ्तार तेज कर दी है। चीफ एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। शेर खान पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। चीफ ने कहा, हमें अपने खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि भारत का दिफाई और एटमी तहकीकाती इदारा फ़ज़ाई हमलों के सिलसिले में फौरी जवाबी कार्रवाई के हामिल, दूर तक मार करने वाले और ज़मीन से फ़ज़ा और फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले त्रिशूल मिसाइल के नए मॉडल पर काम शुरू कर चुका है और ये तजुर्बात अपने आखिरी मराहिल में है। ये मिसाइल सतह समंदर से जरा ऊपर सफर करता है और किसी आबदोज या किसी बहरी जहाज से छोड़े गए मुखालिफ समत से आने वाले मिसाइल को तबाह कर सकता है। इस मिसाइल की मार 10 किलोमीटर तक है। भारत के इस प्रोजेक्ट का चीफ कंट्रोलर और दिमाग थानू पिल्लाई है। ये शख्स यानी एटमी साइंसदान डॉक्टर पिल्लाई हैदराबाद दक्कन का हिंदू ब्राह्मण है। इसका बायोडाटा हमें अपने ज़राए से मौसूल हो चुका है। इसके मुताबिक ये शख्स आला साइंसी सलाहियतों का मालिक है और एटॉमिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट की आला डिग्री हासिल करने के अलावा एटम बराए अमन का अवार्ड याफ्ता भी है। गैर शादीशुदा है। उम्र 40-42 साल है। रंग गहरा सांवला और जिस्म दरमियाना है। सर के बालों में सफेदी आ रही है। मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाता हूँ। चीफ ने करीब पड़े हुए एक रजिस्टर को खोलकर उसमें से एक लिफाफा निकाल कर शेर खान को दिया। शेर खान ने उसे खोला। उसमें एक रंगीन फोटो थी। चीफ कहने लगा, ये इस आंध्र प्रदेश के रहने वाले हिंदू ब्राह्मण भारतीय साइंसदान डॉक्टर पिल्लाई की फोटो है। शेर खान बड़े गौर से फोटो देख रहा था। उसका वही हुलिया था जो चीफ ने उसे बताया था। चीफ ने कहा, इस आदमी यानी डॉक्टर पिल्लाई का बायोडाटा बताता है कि ये शख्स रंगीले मिजाज का है, शराब भी पीता है और औरतें भी इसकी दोस्त हैं। मजूरा के एक नाग मुनि की नाग दासी उर्मिला से इसकी खास तौर पर दोस्ती है। भारत ने फजा से जमीन और जमीन से फजा में मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों पर जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके पीछे इस डॉक्टर पिल्लाई का दिमाग काम कर रहा है। किसी तरह से ये आदमी गायब हो जाता है तो भारत के दिफाई तहकीकाती इदारे का ये प्रोजेक्ट और इस पर किए जाने वाला काम कम से कम 3-4 साल के लिए जरूर रुक जाएगा। शेर खान ने सवाल किया, सर क्या पाकिस्तान इसके जवाब में किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा? चीफ ने कहा, पाकिस्तान के साइंसदान दुनिया के बेहतरीन साइंसदान हैं और वो भारत के एटमी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखते हैं। अगर भारत इस मैदान में कोई पेशरफ्त करता है तो पाकिस्तान फौरन उसका तोड़ दरियाफ्त करके उस पर काम शुरू कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एटमी सलाहियत मौजूद है और ये दुनिया भर के एटमी साइंसदान तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी भारत के मुकाबले में बड़ी आला और बेहतरीन है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से दुश्मन के एटमी प्रोसेस के अमल में 2-3 साल का वक्फा डालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी दिफाई एतबार से बड़ी कामयाबी होगी। इससे न सिर्फ दुश्मन एटमी टेक्नोलॉजी में हमसे पीछे रह जाता है, बल्कि उसकी अफवाज के मोराल पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। शेर खान ने भारतीय डॉक्टर पिल्लाई की तस्वीर लिफाफे में डालते हुए कहा, सर हुक्म कीजिए, मुझे क्या खिदमत अंजाम देनी होगी? अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। चीफ के मुंह से बेख्तियार सुभान अल्लाह निकल गया। वो कहने लगा, शेर खान, यही जज्बा पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के सीने में मौजूद है। हमारी हाई कमांड की मजलिस मुशावरत ने फैसला किया है कि जिस तरह भी हो सके भारत के दिफाई तहकीकाती इदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पिल्लाई को गायब कर दिया जाए। इस मिशन के लिए हमारी मजलिस मुशावरत ने तुम्हें मुंतखब किया है। तुम्हें इसलिए चुना गया है कि तुम पहले हैदराबाद दक्कन में 3-4 साल गुजार चुके हो और तुम वहाँ जामिया उस्मानिया में भी पढ़ा करते थे। शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं उन दिनों हैदराबाद में नौकरी भी करता था और जामिया उस्मानिया में भी पढ़ता था। चीफ ने कहा, सबसे अहम बात यह है कि तुम आंध्र प्रदेश की जबान तेलुगु बोल और समझ लेते हो। शेर खान ने कहा, सर मैं तमिल जबान भी बोल लेता हूँ और जो उससे मुलिका सूबे तमिलनाडु की जबान है जिसका सदर मकाम मद्रास है। चीफ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे और तुम्हारे उस मिशन के लिए और भी सहूलत की बात है। शेर खान ने पूछा, सर इस डॉक्टर पिल्लाई का हेड ऑफिस कहाँ है?
چیف نے کہا ان کا ہیڈ آفس یا ہیڈ پروجیکٹ تو مدراس سے دور ساحل سمندر پر وشاکھاپٹنم میں ہے، لیکن ڈاکٹر پلائی جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے وہ مجورا میں واقع ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ مجورا بھارت کے جنوب میں واقع ہے۔ شیر خان نے کہا جی ہاں، میں وہاں جا چکا ہوں۔ مجورا مدراس اور ترچناپلی کے جنوب میں ہے اور اسے مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض ناگ مندر ہیں جہاں سانپوں کی پوجا ہوتی ہے۔ چیف نے شیر خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا بالکل صحیح، انہی مندروں میں سے کسی ایک ناگ مندر میں ارملا نام کی وہ ناگ داسی رہتی ہے جس سے ڈاکٹر پلائی کی گہری دوستی ہے۔ تمہیں شاید علم ہی ہوگا کہ یہ ناگ داسیاں کون ہوتی ہیں۔ شیر خان نے کہا ایک دیوداسی ہوتی ہے، اس کا کام مندر کے دیوتاؤں کی خدمت کرنا اور پوجا پاٹ کے وقت آرتی اتارنا اور دیوتاؤں کے بت کے آگے رقص کرنا ہوتا ہے۔ ایک ناگ داسی ہوتی ہے، یہ ناگ دیوتا یعنی سانپوں کی داسیاں اور خدمت گزار ہوتی ہیں۔ ان کا کام مندر کے سب سے بڑے کوبرا سانپ کی آرتی اتارنا، اس کی پوجا کرنا اور اس کے آگے رقص کرنا ہوتا ہے۔ ناگ داسیاں بھارت کے جنوب میں ہی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ناگ مندر بھارت کے جنوب میں زیادہ واقع ہے۔ چیف نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا، اب ایک اور بات غور سے سنو، اس مشن میں تمہارے ساتھ ایک اور مجاہد ہوگا۔ شیر خان نے چیف کے جذبہ اسلام سے تمتماتے ہوئے چہرے کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پوچھا میرا خیال ہے سر کہ یہ مجاہد گل خان ہی ہو سکتا ہے۔ چیف نے کہا نہیں، گل خان کی ہمیں یہاں بہت ضرورت ہے، تمہارے بعد وہی تمہاری جگہ پر کام کرے گا۔ یہ مجاہد کوئی اور ہوگا جسے تم شاید نہیں جانتے۔ شیر خان نے کہا سر وہ کون ہے؟ چیف نے کہا تمہیں اس سے ملوا دیا جائے گا، اس کا نام شاہد علی ہے۔ وہ پاکستان کی ایک کمانڈو بٹالین میں حوالدار رہ چکا ہے۔ فوج سے ریلیز ہونے کے بعد اس نے ہماری تنظیم جوائن کر لی ہے اور 3 سال تک کشمیر کے محاذ پر بطور ایک کمانڈو مجاہد کے نمایاں کارنامے سر انجام دے چکا ہے۔ اب بھی وہ کشمیر کے محاذ پر ہی تھا، مگر چونکہ ہمیں اسے اس مشن پر تمہارے ساتھ بھیجنا تھا اس لیے اسے بلا لیا گیا ہے۔ اس کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ کشمیر کے محاذ پر اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کے دوران جنوبی بھارت کے تمام شہروں خاص طور پر حیدرآباد دکن میں آتا جاتا رہتا ہے اور وہاں کی دونوں زبانیں تمل اور تیلگو بھی بول لیتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے۔ باتوں کے درمیان چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ چیف نے گرم چائے کی ایک اور چینک منگوائی اور گرم چائے کے ساتھ گفتگو جاری رکھی۔ شیر خان نے پوچھا سر اس مشن پر ہمارے روانہ ہونے کی کون سی تاریخ مقرر ہوگی؟ چیف نے کہا بھارت میں اپنے آدمیوں سے ریڈیو ٹرانسمیٹر کی خفیہ فریکوینسی پر ہمارا برابر رابطہ ہے، جس وقت بھی ان کی طرف سے اشارہ ملا تم لوگوں کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اس اسنا میں تم ہمارے پاس ہی رہو گے۔ کمانڈو شاہد علی آج شام کسی بھی وقت پہنچ جائے گا۔ شیر خان کی پیالی میں گرم چائے انڈیلتے ہی چیف کہنے لگا جیسا کہ تم بھی جانتے ہو جنوبی بھارت میں اور خاص طور پر ان شہروں میں جہاں تم لوگ جا رہے ہو سال کے ہر مہینے میں موسم خوشگوار رہتا ہے اور دن کے وقت گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کا لباس دھوتی کرتا اور پتلون قمیص ہے۔ پڑھے لکھے بابو لوگ وہاں بشرٹ اور پتلون پہنتے ہیں، تم لوگ بھی یہی لباس پہنو گے۔ ضرورت کے مطابق جیسا چاہے لباس بدل سکتے ہو۔ شیر خان نے پوچھا وہاں ہمارا رابطہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہوگا؟ چیف نے کہا جہاں تم جا کر رپورٹ کرو گے یہ وہی تمہیں بتائیں گے۔ یہ لوگ وہاں کے مقامی مسلمان سرفروش ہیں اور اپنے دینی حقوق، کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مشن پر روانہ ہونے سے پہلے تمہیں بتا دیا جائے گا کہ ان لوگوں سے تم کہاں ملو گے۔ اتنے میں وہاں کچھ اور مجاہد آ گئے۔ یہ لوگ کشمیر کے محاذ پر جا رہے تھے۔ چیف نے شیر خان سے کہا اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، شام کو جب شاہد علی کمانڈو آئے گا تو تم سے ملاقات ہوگی۔ شیر خان سلام کر کے وہاں سے چلا آیا۔ تنظیم کی سادہ سی عمارت میں اسے ایک چھوٹا سا ہاسٹل ٹائپ کمرہ مل گیا تھا جہاں اس کا بستر لگا تھا۔ شیر خان اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔